10 अप्रैल 2026 का दिन न केवल नीतीश कुमार के लिए बल्कि बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास है। 20 सालों से बिहार की सत्ता की धुरी माने जाने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद के तौर पर नई भूमिका में नजर आएंगे। संसद भवन के राज्यसभा सचिवालय में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नीतीश कुमार को सांसद के तौर पर शपथ दिलाई। राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार चारों सदनों जिसमें कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने वाले बिहार के 5वें नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। अब तक चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर अलायंस में मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे का रहा है, लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। फहरिस्त में कई नाम हैं, जिसमें मौजूद है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम की चर्चा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सेम की रेस में हैं। बतौर मुख्यमंत्री रेणु देवी और दिलीप जायसवाल के नाम की भी चर्चा है। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी पटना में पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर दी है। शपथ लेने के बाद माना जा रहा है कि आज आखिरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी दिन बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। दूसरी ओर बिहार में हो रहे सत्ता परिवर्तन पर विपक्ष ने निशाना साधा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि सत्ता के लालच में सुशासन का ढोंग रचने वाली बीजेपी और जेडीयू के लोग छाती पीटकर नारा दे रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन तेजस्वी जी ने डंकी की चोट पर ऐलान कर दिया था कि 25 से 30 नीतीश हो जाएंगे फिनिश। कुल मिलाकर इस समय बिहार की राजनीति अपने उफान पर है। ऐसे में बड़ा सवाल है, बिहार में सब था ठीक तो फिर क्यों हटे नीतीश? 25 से 30 का नारा 26 में ही क्यों किनारा? क्यों 26 में ही सीएम नीतीश हो गए फिनिश? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। नीतीश के बाद किसको मिलेगा बिहार का ताज? नीतीश की नई पारी अब दिल्ली की बारी है। राज्यसभा में नीतीश क्या होगी अब नई भूमिका? तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चूंकि विपक्षियों को भी कहीं ना कहीं मौका मिला है, लेकिन बिहार की सियासत अब एक नए बदलाव की ओर है। नीतीश कुमार का संसदीय सफर कैसा रहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। नई पारी अब फिर से दिल्ली की बारी, यानी कि नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। अब वो दिल्ली में इस भूमिका को निभाएंगे। हालांकि वो आज ही पटना भी लौटेंगे और कहा जा रहा है एज अ सीएम उनका ये आखिरी यात्रा होगी दिल्ली से पटना के लिए। लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार के फेस पर ये इलेक्शन लड़ा गया था तो आखिर क्यों किनारा किया नीतीश कुमार ने? लेकिन साथ ही नीतीश कुमार ने इस हर एक बात को क्लियर कहा भी कि वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाए। तो 25 से 30 का नारा दिया गया और देखिए कई सवाल भी इसमें खड़े होते हैं कि 26 में ही आखिर उन्होंने क्यों किनारा किया? 26 में ही सीएम नीतीश कुमार फिनिश क्यों हो गए? क्योंकि ये विपक्ष लगातार सवाल कर भी रहा था कि ऐसा ही होगा। तो नीतीश के बाद आखिर ताज किसको मिलेगा? नीतीश की नई पारी अब क्या दिल्ली की बारी है? तो ऐसे में बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा? तो बिहार में सब कुछ ठीक था तो आखिर नीतीश क्यों हटे? ये सवाल सबके मन में बरकरार है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाए। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई जवाब भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने नई पारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन बिहार में सियासी समीकरण अब किस नीति के साथ आगे बढ़ेगा ये देखना लाजमी है। हालांकि सीएम फेस की जब भी हम बात करें तो कई ऐसे नाम हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन हमेशा से बीजेपी एक सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ उभर कर सामने आता है और यही वजह है कि अभी भी कयासों का सिलसिला लगातार जारी है।
तो कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो भी जुड़ चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही दिनेश पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। चंद्रभूषण राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहला सवाल राहुल आनंद जी मेरा आपसे यही होगा कि क्या वाकई अब नीतीश कुमार ने तो दिल्ली की राह पकड़ ली है, लेकिन बिहार में अब बीजेपी अपना सीएम फेस देने वाली है, इस पे क्या वाकई मुहर लग चुकी है? देखिए, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि नीतीश जी बिहार और देश की राजनीति के एक बहुत कद्दावर और एक अनुभवी नेता रहे हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव की बात करें या फिर विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अगर बात करें, जो सर्वविदित रूप से उपस्थित हैं। यदि उन्हें आज उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में जो आज उन्होंने एक शपथ ली है, उसका स्वागत होना चाहिए। और ये नीतीश जी के लिए, नीतीश जी जैसे जो राजनेता होते हैं, उनके नाम एक माइलस्टोन साबित होता है कि चार सदन का नेतृत्व करने वाले लोग अगर जब अपनी अनुभव को जब साझा करेंगे तो निश्चित रूप से वो बेहतर ही होगा और उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। हमारे अगर स्वर्गीय नेता की भी बात की जाए, सुशील कुमार मोदी जी को भी इस संदर्भ में नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भी 4 सदनों की यात्रा की थी और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने सभी चीजों को बहुत बारीकी से रखा था। यहाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी हमेशा से सम्मान करते आई है नीतीश जी का, और जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को खत्म कर दिया है, तो ये विपक्ष की छत और विचित्र मानसिकता का प्रदर्शन है। बीजेपी हमेशा अगर कोई फोकस करती है एनडीए, तो केवल विकास, सुशासन और जनता के हित पर है। बिहार में एनडीए की सरकार ने जो दम भरा है वो रिफॉर्म कर परफॉर्मेंस देने की बात की थी। उसके तहत आज हम बिहार की जनता। राहुल जी, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा गया था, उसके बाद अचानक से जब इस तरीके की तब्दीली होती है तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मुद्दा मिल जाता है, और यही वजह है कि आरजेडी ये पहले से कहती हुई आ रही है। दिनेश पाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, क्या लगता है आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी राह अब राज्यसभा में तलाशी है, इसके पीछे क्या वाकई सियासत थी, या फिर ये कहें जिसका जिक्र लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि वो राज्यसभा जाए, तो ऐसे में विपक्ष को क्या दिक्कत? दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, मैं दिनेश जी आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी रजनीश भी है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रजनीश, अब बिहार की सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीएम का फेस कौन होगा इसको लेकर कयासों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन विराम नहीं लग पा रहा है। और कहा जा रहा है जो बीजेपी है वो आखिरी मोमेंट में अपना सरप्राइजिंग फैक्टर जरूर निकालकर सामने लाती है। देखिए, राजनीति में कहने की बात कुछ और होती है, लेकिन अंदर खाने बात कुछ और होती है। अभी जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चारों सदन के सदस्य होना, देखिए ये कहने की बात है, लेकिन अंदर खाने सच्चाई ये नहीं है। अब वैसी अगर बातें होती तो बड़े नेता के लिए चारों सदन का सदस्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि सबसे बड़े जो नेता रहे हैं आप बिहार के या देश के, समाजवादी या फिर जयप्रकाश नारायण, वो कितने सदन के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा और जो दूसरे जो सदस्य सदन के हुए हैं चारों, तो वो परिस्थिति जन्य हुए हैं, न कि इस शौक से कि हम चारों सदन के सदस्य हो जाएं, इस वजह से हुए हैं। तो बहरहाल अब ये जो बातें हैं, एक बात। दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसमें भी उतनी सच्चाई नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर पिछले कुछ एक वर्षों के अंदर जिस तरीके से व्यवहार देखा गया, उसको लेकर सवाल जो है वो उठते हैं और वो सवाल उठेंगे भी। अब इसको लेकर चूंकि एक अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो तय होनी थी, लेकिन इतनी भी जल्दी होनी थी, इसको लेकर भी है कि सवाल कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है। जब इस तरीके से बातें चल रही थी, अब सारे लोग 16 को शपथ लेंगे, तो फिर आज ही 10 को ही शपथ क्यों ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? तो 14 तारीख जो एक खरमास वाला जो मसला मामला है और एक लकीर है, इसके आगे पीछे जो है सब कुछ तय होना है। लेकिन ये भी समय सीमा जो है, पहले अंदर खाने जो बातें थी, तब्दीलियां जो है वो लगभग तय थी, लेकिन चुनाव और चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे होना था, वो भी तय था, चूँकि उनके नाम के पीछे वोट जो है वो गोलबंद होती है।
तो लिहाजा पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव जो है उसके बाद और परिणाम और ये सारी बातें जो है वो अंदर खाने चल रही थी, लेकिन उम्मीद ये थी राजनीतिक गलियारों में कि करीब साल भर अगर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एक रास्ता जो है संक्रमण काल जो एक तब्दीलियां जो एक बड़े नेता है। और देखिए लंबे समय तक जब इस तरीके से सरकार चलती है जिनके प्रति भरोसा विश्वास होता है और जो साबित करके संघर्ष के जरिए और साथ ही साथ सर्व करके सेवा करके वो दिखाए हैं, चाहे वो विकास की बात हो या फिर सामाजिक स्तर पर एक बदलाव को लेकर मुहिम की बात हो या तमाम सारी बातें सरकार चलाने को लेकर, तो उस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित किया है। लोग उनके पीछे लामबंद है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो रजनीश में लौटूंगी, चंद्रभूषण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते। चंद्रभूषण जी, इस पूरे फैसले को, नीतीश कुमार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब तो वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ भी ले चुके हैं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो अपने डिबेट में बुलाने के लिए मुझे शुक्रिया। ये मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को बेदखल किया गया है, ये बिहार की जनता के साथ ही एक धोखेबाजी है। बिहार चुनाव के प्रचार में हम लोग पूरी तरीके से थे, सभी चैनल पे डिबेट्स में थे। हमको बिल्कुल याद है इनके तमाम प्रवक्ता के कहते थे कि जो भी होगा नीतीश के ही चेहरे पे चुनाव है। नारा देखिए जगह जगह 25 से 30 फिर से नीतीश। मुझे लगता है आज भी कोई अगर जदयू दफ्तर में अगर वहां से हटाया नहीं हो तो यही सब लगता था। 25 से 30 फिर से नीतीश। कोई जदयू को बीजेपी नहीं लड़ रही थी, चूंकि नीतीश कुमार इतने साल से चीफ मिनिस्टर है, उनका एक अपना गुडविल था उसके बेसिस पे। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, इनको इनकैश किया, इनके बेसिस पे चुनाव जीत गए और उठा के इनको जो है अब क्या कर डिसीजन। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नहीं थे बात से क्या 3 महीना पहले बिल्कुल ठीक थे। अब क्या इतना दिन हो गया, बार बार ये था कि नीतीश कुमार सत्ता छोड़ दे, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे। फिर तय हुआ कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नित्यानंद राय बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा पुराने हम नेता, और इन दोनों के खींचतान के बीच मामला यहां तक पहुंच गया है, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है, अभी से कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी, उसके अंगों को, मतलब सब लोग देखा, वो वीडियो अभी भी अवेलेबल होगा। कल परसों की बात है, एक आदमी का पूरा गर्दन काट के रख दिया, रास्ते पे रख दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से खराब हो गई है। जिस सुशासन बाबू के दम के नाम पे लोग चुनाव जीते हैं, बिहार पूरी तरीके से बेरागर्क होने जा रहा है। और मैं तो बहुत चिंतित हूं इस बात का, यदि बीजेपी सत्ता में आएगी फिर वही भू माफिया, और जिस गौतम अडानी से बचाने के लिए हम बिहार के लोग लड़ रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, यहाँ भी यही होगा कि जितना भी मेजर रिसोर्स होगा उनके 2-3 बिजनेसमैन को दे दिया जाएगा कि भाई तुम यहाँ का सारा संसाधन लो, और चुनाव के टाइम हमको हजारों करोड़ संपत्ति दो, ताकि हम जैसे वेस्ट बंगाल में हुमायूं कबूर को 1000 करोड़ रुपया देकर मैनेज करें, मीडिया को मैनेज करें, लोगों को मैनेज करें। मेरा बस यही कहने का मतलब है, बिहार के जनता के साथ एक पूरी तरीके से धोखा हुआ है, पूरी तरीके से चीटिंग हुई है, क्योंकि ये चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया था, ना ही नरेंद्र मोदी के नाम पे, ना ही सम्राट चौधरी के नाम पे। और यही वजह है कि सवाल खड़े भी हो रहे हैं। किशोर जी, उनसे जान लेते हैं। किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष है वो यही कह रहा है, चंद्रभूषण जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि नारे तो बहुत दिए गए थे, नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन भी लड़ा गया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतनी जल्दी इस तरीके का बदलाव करना पड़ रहा है? क्या वाकई साजिश, रणनीति की बू आ रही है, या फिर ये कहे कि वाकई ये अपना निर्णय था नीतीश कुमार का? किशोर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिनेश जी के पास भी चलेंगे, लेकिन राहुल जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि अभी आप सुन रहे थे, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बिहार में बचाना चाहती है, अस्तित्व में आना चाहती है, इसलिए वो आनन फानन में इस तरीके के फैसले ले रही है। देखिए, जो हमारी विपक्षी दल है ना, वो जब भी किसी बातों को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो उसके पीछे कोई तर्क नहीं रखते हैं। वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति की जो वैकेंसी है वो समाप्त हो चुकी है। आमतौर पे अगर देखा जाए कि अगर आप कोई नई वस्तु को लेते हैं तो 5 साल में उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू समाप्त हो जाता है, यानी 20% के हिसाब से वो घटता रहता है। ठीक उसी तरह आरजेडी की अगर स्थिति की बात कीजिए तो
वो जिस सीट पे थे 2020 में, आज देखिए वो कहां पे हैं। कांग्रेस को देखिए, वो जहां पे थे आज वो कहां पे हैं। यानी कि जो राजनीति में एक सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी होती है वो विश्वास की होती है, और एक ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी होती है मैडम कि जिसको आप अगर स्थापित करते हैं तो जनता उसका समर्थन करती है। और आप उठाकर देख ले 2005 के बाद से लगातार स्वर्ण अक्षरों में एनडीए की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है और लिखी जा रही है। 2005 में स्ट्राइक रेट देखिए एनडीए के कैसा रहा था, 2010 में देखिए, 2015 में हम अलग थे, हम साझा उम्मीदवारी में हम नहीं थे, हम अलग थे। उस समय भी अगर जो छल बल से ये जब आए थे विपक्ष के लोग, तो उन्होंने नीतीश जी को असहज महसूस करा दिया था। लेकिन स्वाभाविक गठबंधन की बात कीजिए तो एक जो लंबी लकीर जो नीतीश कुमार जी ने खींची है, उस विरासत को बढ़ाने का काम जो व्यक्ति करेगा वो नीतीश जी के सानिध्य में करेगा। वो वैसा व्यक्ति होगा जो नीतीश जी का नेतृत्व का होगा, वो वैसा व्यक्ति होगा जो बिहार की भागीदारी को और उसकी साझेदारी को। राहुल जी, लेकिन आपको नहीं लगता ये बदलाव बहुत तेजी के साथ हुआ है? अभी जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था, अभी जनता को आप लोगों ने विश्वास में लिया था, और अचानक से इस तरीके का अगर फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं चुनौती आप लोगों के लिए भी बड़ी है। देखिए, यहाँ आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए चुनौतियां आमतौर पे देश में हो या सार्वजनिक जीवन में है, वो लगातार आती रहती है और बढ़ती रहती है। वो एक निश्चित रूप घटने वाला एक घटनाक्रम है, लेकिन उसको आप किस तरह से संभालते हैं और चीजों को कैसे स्थापित करते हैं। और जब एनडीए की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पे जो हम पंच तत्वों की बात करते हैं तो उसमें एक साझेदारी और एक विश्वास झलकता है। आपको मैं एक संदर्भ याद दिलाना चाहूंगा, आपको भी संज्ञान में होगा कि 2020 की अगर हम चर्चा करते हैं तो जब नीतीश जी की पार्टी तीसरे नंबर पे गई थी, उस समय नीतीश जी ने खुले रूप से और सार्वजनिक स्तर से इस बात की पुष्टि की थी और कहा भी था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। हम उस समय भी गठबंधन का पालन करते उनके साथ खड़े थे, और 2025 में भी हम उनके साथ ही खड़े हैं। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है, और नीतीश जी ने इसकी इच्छा स्वेच्छा से जता रखी थी और उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं अब उच्च सदन का नेतृत्व करना चाहता हूं, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इस संकल्प को पूर्ण किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा है, नीतीश जी के पास इतने चलिए ठीक है, दिनेश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं। दिनेश जी, अगर किसी का व्यक्तित्व ये कहता है, या फिर ये कहूं मैं कि नीतीश कुमार खुद व्यक्तिगत तौर पर ये चाहते थे कि वो राज्यसभा जाए, वहां पर भी अपना कार्य करे, और बहुत समय उन्होंने दे दिया है बिहार को, विकास की राह में अग्रसर किया है, और यही वजह है कि अगर वो बदलाव करना चाह रहे हैं तो इसमें विरोधियों को, विपक्ष को दिक्कत क्या है? पहले तो आप ही लोग कहते थे कि अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, सीएम का पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब आप लोग ये कह रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है, बीजेपी साजिश रच रही है, राजनीति हो रही है नीतीश कुमार के साथ। देखिए, अगर नीतीश जी को ये करना होता तो चुनाव से पहले करते। चुनाव के समय आपको याद होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा जदयू के लोग भी लगा रहे थे और एनडीए के लोग लगा रहे थे। तो यह कौन लोग हैं जो उनको 26 में ही फिनिश कर दिए? आज बिहार पूछ रहा 25 से 30 कहाँ गए नीतीश? बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री फरार हैं। आपने कल देखा होगा फारबिसगंज अररिया में क्या हुआ। मतलब 2005 से पहले से कहीं हुआ था क्या कि सड़क पे कोई गर्दन काट के और सर को रख दे? इतनी पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आपको पता होगा कि बिहार में पकड़ुआ ब्याह होता था, और पकड़ुआ ब्याह में भी दुल्हा जो अंत में शादी करते समय दिखता था तो लगता था नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता था, उसके पीछे बहुत कुछ होते थे। बंदे उसे कनपट्टी पे नाल तक सटाया जाता था और वो मजबूरी में शादी करता था। वो तो पहले भी होता था सर, और अब भी होता है। वो तो मैंने पहले भी कई मामले निकल कर सामने आए थे, अब भी इस तरीके के मामले देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई है। देखिए, कम हुआ है, जैसे मेरे कहने का मतलब कम हुआ है, मानते हैं आप कम हुआ है? सुन लीजिए, एक युवा जो अपनी मेहनत से नौकरी पाता था और उसको जबरदस्ती उठा के उसकी जबरदस्ती शादी की जाती थी, आज लगभग वैसा ही हो रहा है। जिस चेहरे पे बिहार से जन समर्थन लिया गया, सरकार बनाई गई, उसको हाईजैक करके उस व्यक्ति को पकड़ के जबरदस्ती समझिए एक तरह से शपथ दिलाया जा रहा हो। आप कल देखिए जिस तरह से बाइट दे रहे थे और संजय झा जी कैसे उनको रोक रहे थे, पकड़ रहे थे। तो यह स्थिति जो है जबरदस्ती, राज्यसभा जाना नहीं चाहते, वो ढकेल के भेजा गया। और नीतीश जी के जिस दिन फैसला आया था उसके बाद जिस तरह पार्टी में तोड़फोड़ कार्यकर्ता कर रहे थे, यह उससे साफ जाहिर होता है क्योंकि पार्टी। चलिए, आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स खेली गई है नीतीश कुमार के साथ? चंद्रभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपको नहीं लगता कि महागठबंधन में इतने जोड़ आ गए थे, इतने तोड़ आ गए थे, जिसका फायदा ले लिया एनडीए ने? नहीं, देखिए, देखिए, कम हुआ है, जैसे मेरे कहने का मतलब कि पूरी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। इतनी पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आप को पता होगा कि बिहार में पकड़ुआ ब्याह होता था, और पकड़ुआ ब्याह में भी दुल्हा जो अंत में शादी करते समय दिखता था तो लगता था नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता था, उसके पीछे बहुत कुछ होते थे। बंदे उसे कनपट्टी पे नाल तक सटाया जाता था और वो मजबूरी में शादी करता था।
मैडम फायदा लेने का बात नहीं है। देखिए चुनाव होता है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है। हम बिल्कुल जानते हैं कि हमारे साथ ये बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन है। जिस तरीके से नहीं, अनफेयर कैसे सर? अगर महागठबंधन इंडिया अलायंस इस तरीके से इलेक्शन लड़ती है जिसमें टूट दिखाई देती है, जनता विश्वास आप लोगों पर नहीं कर पाती, और यही वजह कि जब सारा वोट है वो एनडीए की तरफ झुक जाता है, और ऐसे में दिक्कत क्या? अनफेयर इलेक्शन कैसे हो गया? मैडम जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपया सालाना है, 5,000 रुपया महीना, आज भी जहाँ पे शिवहर जैसे राज्य में लोग 2,000 रुपया महीना कमाते हैं, सीतामढ़ी में 2,300 रुपया महीना कमाते हैं, उस राज्य में आप चुनाव से 1 महीना पहले सबके अकाउंट में 10,000 रुपया दे दीजिएगा। कुछ वैसे भी परिवार है जिसके नहीं, वादे दावे तो आपने भी किए थे ना सर, वादे दावे तो आप लोगों ने भी किए थे। अरे हम क्या बोले थे कि जब हम आएंगे तो हम 2,500 आप बातें उन्होंने उससे पहले कर दिया के बाद। अच्छा मैडम, चुनाव से ये तो घूस है ना, दिस इज अ ब्राइब, दिस इज अ ब्राइब। मैं अकाउंट में मान लीजिए कि वहां तो 10,000 का कैपेसिटी है, अभी तमिलनाडु का चुनाव होता है, वहां के स्टालिन अगर 25,000 रुपए अकाउंट में डाल देते। मैडम देखिए, जो अनफेयर है उसको अनफेयर बोलिए। बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। सर, अनफेयर को मैं अनफेयर जरूर बोलूंगी, मेरा सवाल ये था ही नहीं। जिस सवाल पर आप जा रहे हैं, आप करप्शन की अगर बात करेंगे ना सर, तो बिहार का चिट्ठा अगर मैं खोलने बैठूंगी तो शायद मुझे भी जरूरत पड़ जाएगी कि मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाने लगूं। लेकिन मैं आपसे बस इतना सवाल कर रही हूं कि अगर आप इस इलेक्शन को अनफेयर बोल रहे हैं, इन तमाम चीजों को अनफेयर बोल रहे हैं, तो आप देखिए ना, इस अनफेयरनेस में जनता भी तो जुड़ी हुई है। जनता ने विश्वास करके ही तो वोट दिया होगा। देखिए, मैं जनता ने एक तो जनता को मतलब जनता आप मानते लालची है, जनता ने लालच में वोट दे दिया। 10,000 आ रहे हैं, चलिए वोट दे देते हैं। 10,000 बहुत बड़ा रकम है बिहार में। बिहार में 500 के लिए भी वोट हो जाता है। सर, जनता बहुत समझदार है, और बिहार की जनता जितना समझदार मुझे नहीं लगता कि जनता होगी। बिहार की जनता बहुत समझदार है सर, जनता को आप लालची नहीं कह सकते। अकाउंट में 10,000 रुपए देना बिल्कुल अलग बात है, आप समझ नहीं रहे बात। यहाँ पे 10,000 रुपए देने में भाई भाई को मार बैठता है। देखिए, जो रियलिटी है उसको हमको स्वीकार नहीं करना है। 2 घर में अगर लड़ाई लड़वाना है, किसी भाई के अकाउंट में आप 15,000 रुपया देकर दारू पिला दीजिए, वो दूसरे वाले भाई को मार देगा। आप समझिए बात को। यहाँ पे पैसा एक बहुत बड़ा इशू है। चुनाव से 1 महीना वाले पैसे अगर मेरे गाँव में एक परिवार है जहाँ 4 महिलाएं। सर समय कम है सर, कम शब्दों में अपनी बात रखिए अकाउंट में। ठीक है, तो मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि चलिए चुनाव हम जीते हारे जो भी, इस चुनाव में लोग वोट नीतीश कुमार के नाम पे दिया था, और कोई ये नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ के रास्ते आ जाए। ये सब नहीं, इतना भोला भाला ना लोग जनता को नहीं समझे। लोग चीफ मिनिस्टर होता है क्यों? एक पूरा राज्य को संभालता है, पूरा प्रशासन उसके पास होता है, सारी मशीनरी उसके पास होती है। कोई सीएम का पद छोड़ के रास्ते आ जाएगा? नीतीश कुमार को यह फोर्स किया गया है ताकि जदयू कमजोर बने। और आप देख लीजिएगा आने वाले 6 महीना में जदयू का कितना विधायक इनके पाले में जाता है। बस ये कुछ महीनों की बात। ठीक है। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, उम्मीद है आपने पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की बातों को सुना होगा। मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, आपने तो बिहार में इतने सियासी परिवर्तन देखे हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि पल भर में क्या हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई अब बिहार की जो दशा और दिशा है वो बहुत अलग हो चुकी है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप 90 से अगर आप देखें तो 2005 तक, यानी कि 15 साल आरजेडी की सरकार और गठबंधन भी साथ में, और साथ ही साथ इसके बाद 2005 से देखें अभी तक तो एनडीए की सरकार, और इसमें 2 बार आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गए हैं, और बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर इस पूरे दरमियान में 2005 में जो है 2 बार चुनाव की नौबत आई, फरवरी में और नवंबर में, जब लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास की पार्टी जो है 29 उनके विधायक चुनकर आए थे, और त्रिशंकु जैसी स्थिति थी, जिनके साथ वो जाते सरकार बनती, मामला बना नहीं। तो बहरहाल अब अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें, अभी तक की स्थिति थी कि जो 2 धुरी एक साथ मिल जाए उनकी सरकार और बहुमत होती थी सामाजिक समीकरण के हिसाब से। चाहे आरजेडी और जेडीयू मिल गई तो उनकी सरकार हो गई, या जेडीयू बीजेपी मिल गई तो इनकी सरकार हो गई। 2-3 धरे में 2 धरे जो है वो एक साथ आने पे बहुमत जो है वो हो जाता है। अब जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे, एक और उनका वोट बैंक जो है वो 37% पिछले चुनाव में और इस बार भी चुनाव में विधानसभा में रहे हैं आरजेडी के। अब यहाँ पे जो बीजेपी, जेडीयू और घटक दल साथ में जो है एनडीए के, वो एक साथ हैं। लेकिन अब जो जेडीयू के जो वोट बैंक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जो लोग गोलबंद हैं, उनको सहेजना, समेटना और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण के हिसाब से एकजुट रखना
बिल्कुल बीजेपी के एक लिए बड़ी जो चुनौती कुछ होगी उनके रजनीश। मुख्यमंत्री वाकई होंगे तो समय का नेतृत्व अभाव है उनका रजनीश, होगा, आपको भी उनको रोकना बड़ी चाहूंगी। चुनौती होगी। आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।